ओम सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं पुत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। कल हमने पढ़ा था हकारांतों में पहला शब्द लीह शब्द को। हकारांतों में आज दूसरा शब्द आप पढ़ोगे दुह शब्द को, और इसमें आप यह भी जानोगे कि यह जो दुह शब्द है ये लीह से अलग है। यह हकारांतों में एक द्वितीय प्रकार है। और आज इसमें विशेष रूप से आप जानोगे एकाचो वसो भस झषन्तस्य सद्धो। इस सूत्र का अर्थ भी आप आज अच्छे तरीके से जानोगे। तो चलिए आइए प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पर दुह शब्द है, यह भी जैसे आपने कल लिह शब्द पढ़ा था वैसे ही यह दुह शब्द भी क्विप प्रत्यय से निष्पन्न है। वहां पर लिह आस्वादने धातु थी और यहाँ पर दुह प्रपूरणे अर्थात दुह एक धातु है जो दोहने अर्थ में आती है। जैसे गाय का दूध निकालना है ना, तो दुहना इस अर्थ में आती है। तो आप इसे अब आज पढ़ोगे। तो कल के विषय में यदि आपको कोई शंका हो तो वो भी बता सकते हो, क्योंकि कल थोड़ा टाइम हो गया था, आपके प्रश्नों को नहीं ले पाए। तो जहां आपको कल का विषय न समझ में आया हो अवश्य बताना। हालांकि आज कुछ जगह कल की बातें आ सकती हैं, लेकिन कल का विषय न समझ में आओ तो कभी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पर क्या करना है, जैसे अब दुह आगे सु का स, यहां पर भी ये स्थिति है। ठीक है, दुह की आपने प्रातिपदिक संज्ञा की और वो तो क्या कहे आपको लिह शब्द में बता चुके ये दो शब्द। तो उससे सु का स आ गया। सकार के आने के बाद क्या करेंगे आप कि एक सूत्र है हल ज्ञाभ्यो दीर्घा श्रुतिस्पृतम हल। ये सूत्र क्या कर देगा, खेल खत्म सकार का है। प्रत्यय का जो सकार है उसका हो जाएगा लोप, तो केवल बचेगा दूह ऐसा हकारांत। अब उस हकार को एक सूत्र आपने पढ़ा होढ़, हकार को ढकार करता है झली अथवा पदांतेच। तो यहाँ पर पदांत है। कैसे पदांत है, सुप्तिगंतम पदम, सुबंत की पद संज्ञा होती है। ठीक है, तो यहाँ पर सुबंत होने के कारण पदांत है। तो होढ़ सूत्र से हकार को ढकार होना चाहिए था, लेकिन यह दुह शब्द एक अलग प्रकार का हकारांत शब्द है कि जिसके आदि में, जिस दुह के आदि में है द। दुह के आदि में क्या है, द। तो ध्यान रखिए, इतने से बस अंतर पड़ गया। यदि हकारांतों में कोई शब्द दकार आदि वाला होगा तो उसकी प्रक्रिया इसकी तरह समझना। ठीक है जी। तो चलिए, तो इसलिए अब होढ़ा सूत्र को बाध करके सूत्र आ जाएगा दादेर धातोर घ। ये सूत्र क्या करता है, यह भी हमने आपको हल संधि के परिशिष्टम में पढ़ा दिया था। ठीक है, जी। ये सूत्र करता है जैसे आपका होढ़ा सूत्र हा को ढ करता था, ऐसे ही दादो दादेर धातु घ सूत्र करता है हा को घ। क्या करता है, हा को हाँ। घ करता है। ठीक है, पर कब, कंडीशन क्या होनी चाहिए, तो उसके लिए कंडीशन ये होनी चाहिए कि सबसे पहले वही है झली पदांते च। झल या पदांत होना चाहिए। जो होड़ा का था वो इसका भी है। तो बिल्कुल हमारा जो ये सकार का लोप होने के बाद ये दूह ऐसा है, अब ये पदांत है। हकार अब ये पद के अंत में है, सकार तो चला गया, अब पद के अंत में यही बचा। ठीक है श्याम सुंदर जी। जी।
अच्छा, तो जली पदांते च में से क्या मिला? यहाँ पदांते मिल गया। तो पदांत में अच्छा और क्या होना चाहिए? उपदेशे दादे, अर्थात दादेर धातु, दादी धातु होनी चाहिए। दादी का मतलब द है दादी। में जिसके, द प्लस आदि बराबर दाती, ह्रस्व वाली ई, है ना? जी जी हाँ, तो वो दादी अम्मा पर नहीं समझ चले जाना। दादेर अर्थात दा आदि है तो दादी, उसे दादी कहा जाएगा जिसके आदि में है द। अच्छा, और और वो कैसी दादी धातु होनी चाहिए? औपदेशिक धातु, उपदेश अवस्था में वो धातु दादी पढ़ी गई हो, अर्थात उपदेश अवस्था में उस धातु के दकार आदि में पढ़ा गया हो। उपदेश जी अवस्था का मतलब धातु की जो मूल अवस्था है, पाणिनि जी ने उसका पाठ दकार के रूप में किया हो, धातु पाठ। क्यों? कभी कभार क्या होता है ना कि धातु, यदि धातु कोई दकारादि तो पढ़ी गई, ठीक है, लेकिन आगे जाके यदि उसका स्वरूप चेंज हो जाएगा तब भी ये सूत्र दादे धातु का लग जाएगा। क्यों? क्योंकि उपदेश अवस्था में दादी पढ़ी गई थी। जी या फिर मान लीजिए कि कोई धातु उपदेश अवस्था में दादी नहीं थी लेकिन बाद में वो दादी बन गई, ठीक है, जी तो ऐसी अवस्था में सूत्र प्रवृत्त ना होगा। तो इसको क्या चाहिए? उपदेश अवस्था में धातु का दकारादि होना आवश्यक है। तो दुह धातु हमने आपको बताया था, दुह प्रपूरणे, इस प्रकार का पाणिनि धातु पाठ में इसका पाठ है। तो ये उपदेश अवस्था में, मूल अवस्था में धातु कैसी पढ़ी गई है? ये धातु दादी पढ़ी गई है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, मतलब तो ये धातु उपदेश अवस्था में दादी भी मिल गई और झल पदांत में से पदांत मिल गया, तो हकार को क्या कर दो? घ कर दो। ठीक है जी, घर। हकार को घ, सूत्र समझ में आ गया होगा, सूत्र का अर्थ दिमाग में बैठ गया होगा। तो आपने कर दिया घ, तो स्थिति बन जाएगी दुघ। क्या स्थिति बन गई? दुख। दुघ। अब दो दुघ के बाद अगली जो स्थिति बनी है वो है ये वाली। यहां पर क्या हो गया है, जो द है धातु के आदि में, जी अब वो आगे जाकर के इस एक सूत्र के द्वारा, एक आचो बसो डॉट डॉट डॉट, सूत्र आगे लिखा है पूरा, उस सूत्र के द्वारा वो दकार धकार में बदल रहा है। ठीक है जी। जी तो ऐसा कौन सा सूत्र है जो आदि वर्ण को बदल दे रहा है? अभी तक जो आपने शब्द के स्तर पर, इस वर्ण के स्तर पर जो बदलाव देखे हैं वो तो लास्ट वाले देखे हैं प्राय। जी लेकिन अब इस सूत्र को मत भूलिएगा। अब ये क्या करने जा रहा है, इस सूत्र के लिए हमने अलग से स्पेशल स्लाइड बनाई कि क्योंकि इस सूत्र का व्याख्यान पल्ले नहीं पड़ता है, तो इसलिए इसको थोड़ा विधिवत तरीके से बनाना पड़ा कि इसका व्याख्यान आपको पल्ले पड़े, है ना? जी तो चलिए हो जाइए तैयार इसे समझने के लिए। जो मैं आपसे कह रहा था आज ग्रुप में कि आज एक बड़ा गंभीर विषय फंस गया है, जिसलिए थोड़ा हमें वक्त लग रहा है उसे बनाने में, वो विषय यही है। ठीक है जी। जी 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 तो चलिए इस गंभीर विषय को भी समझ लेते हैं। कोई नहीं, यदि आप अच्छे तरीके से किसी चीज को समझना प्रारंभ कर रहे हो तो विषय कैसा भी हो आपकी समझ में निश्चित आएगा। ठीक है। जी ये सूत्र करता क्या, जी पहले हम इसकी चीजों को देखते हैं। आप ये निश्चित समझ गए होंगे से देखते ही कि ये सूत्र इनको मतलब ब ग ड द, इनको किस में बदल देता है? ध घ ढ ध, इनमें बदल देगा। देखो संधि का सूत्र है, और ये भी मैंने आपको हल संधि के परिशिष्टम में थोड़ा संकेत करके बता दिया है, व्याख्यान नहीं वहां किसी का किया है अपने, पर संकेतात्मक आपको बता दी है। ठीक है। जी तो ये संधि का ही सूत्र है जी। पर यहां लग रहा है तो बताना पड़ रहा है अब ये। ठीक है।
जी। तो ये सूत्र क्या कहता है जी, आप ये तो समझ गए होंगे कि ब ग ड द को ये भ घ ढ ध ये कर देता है। क्या परे होना चाहिए? स, या तो स परे हो, या ध्व परे हो, या पदांत हो, है? से ध्वे पदांत चयन में लगेगा ही। तो चलिए अब आइए अब सूत्र की तरफ बढ़ लेते हैं। सूत्र है आपका एकाचो वसो भष झषन्तस्य सध्वोः। ठीक है, ये है आपका सूत्र। सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का अर्थ यहां पर बड़े ही तरीके से किया भट्टोजी दीक्षित और उनके शिष्य वरदराजाचार्य जी ने भी, है। यहां पर वैयधिकरणेन अन्वय करके अर्थ किया गया है। ये ऐसा सिद्धांत कौमुदी में बड़ा इसका बृहद स्वरूप वर्णित है। तो यहां पर हम बस जो मूल में अर्थ लिखा है उस पर चिंतनम करते हैं। मूल में लिखा हुआ है धात्वयवस्य एकाचः झषन्तस्य, है ना, यहां तक एक कोमा हो जाना चाहिए, है ना। झषन्तस्य वश, वश बस तक एक एक वाक्य होना चाहिए यहां तक, तो जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो कहां तक? यहाँ पे धात्वयवस्य एकाचो झषन्तस्य वसः। इसका अर्थ क्या हो गया कि धातु का अवयव एकाच झषंत, ऐसा ऐसा जो झषंत होगा उसका जो बस, बस बस क्या है जी? प्रत्याहार है जी, ये बस जो लिखा है ये, बात आ रही है समझ में? बस का मतलब ये बस प्रत्याहार। ओके, तो इस बस को क्या हो जाता है? बस को हो जाता है भस। इस बस को क्या हो जाता है? भस। तो बस क्या है? एक बस। प्रत्याहार। उसको भस होता है, वो क्या है? एक प्रत्याहार। तो बस प्रत्याहार में आते कौन है? देख लीजिए, ज ब गड द के बा से लेकर के आता है, तो यही जो चार अक्षर यहाँ लिखे हैं रेड कलर में, जी। ब ग ड जी। द, ये आते हैं। और भस में क्या आता है? तो भस में ये वाले, ये भी एक प्रत्याहार है भस, तो उसमें ये वाले अक्षर आते हैं, भ घ ढ ध, जो झवै के भा से लेकर के झ भ घ ढ ध, बस श आई जाता है यहाँ तक। तो ये दो प्रत्याहारों का इसमें जिक्र है इस सूत्र में। पर क्या होना चाहिए? धात्वयवस्य एकाच एकाचो झसन्तस्य वसो भस, बस को भस होता है। पर कब? का हर जगह के? नहीं नहीं, कहा से ध्वे पदांते च, से अर्थात दंती सकार पर में हो ध्वे, ये ध्वे आपको, ये से और ध्वे के जो उदाहरण है ना, ये आपको तिङंत प्रकरण में मिलेंगे कि कहां से परे हो, कहां ध्वे परे हो, है। और यहां पर तो पदांत, यहां तो पदांत होगा, तो पदांत हो जाने से क्या हो जाएगा? यहां बस को भस हो जाएगा। ठीक है, जी। अब इसमें एक एक चीज को समझते हैं। धातु क्या है? धातु का अवयव एकाच कौन है? और वो धातु का अवयव एकाच झषंत कैसे है? झस भी एक प्रत्याहार है, समझ लेना। जी। ठीक है, इनको क्रम से समझना है। ठीक है, तो नंबर 1 धातु, नंबर 2 धात्वयव, नंबर 3 एकाच झषंत। इनको बारी बारी से समझ लेते हैं, ठीक है। चलो जी। विद्वान लोगों, जल्दी समझ जाओगे। आगे बढ़ते हैं। तो राइट साइड में हमने आ, ये वाली चीज घटाई है, मतलब इस सूत्र को घटाया है। तो इसको घटा लेते हैं कहाँ? पहले इधर इधर घटा लेते हैं, जहां बड़े आसानी से घट जाएगा। इधर एक धातु है, ये नाम धातु प्रकरण की धातु है। नाम धातु एक ऐसा प्रकरण है जहां पर नाम अर्थात प्रातिपदिक को भी धातु बनाया जा सकता है। ठीक है, उसको हम आगे पढ़ेंगे, यदि भगवत कृपा से पाठ चलता रहा तो। वो तिङंत के बाद आएगा प्रकार। तो वहां का एक शब्द लिया हुआ है हमने इस यहाँ पर, जो कि टीकाकारों ने दर्शाया है। तो इस सूत्र का अर्थ कैसे घटाते हैं? इस सूत्र को समझते कैसे हैं? कहाँ लगेगा, है क्या प्रक्रिया है, वो समझ लीजिए। हमने दो जगह अलग अलग समझाई है जहां सूत्र बहुत अच्छे तरीके से लग गया है। और एक ऐसा सूत्र कि जहां पर यही सूत्र थोड़ा सा एक किसी की सहायता से लगा है, इसको हमने बताया है यहाँ पर। तो चलिए, यहाँ पर सूत्र बड़े आसानी से लग रहा है।
हमने कहा धात्वयवस्य एकाचः, तो धातु का अवयव जो एकाच, झषंत, उसके बस को बस होता है। तो जैसे मान लीजिए धातु कौन हो गई, यहां पर देख लीजिए साफ साफ लिखा है, धातु है गर्दभ। धातु क्या है? गर्दभ। अच्छा, धातोर अवयव एकाच, धातु का अवयव एकाच कौन है? धातु का अवयव एकाच। तो इस धातु में अच कितने हैं? तो इस धातु में जो गर्दभ ये धातु है, इसमें अच दो हैं, एक तो ग में अ है और एक द में अ है, दो ही तो अच है। जी। अच्छा, लेकिन हमें क्या चाहिए? धातु का अवयव एकाच, एक तो हो सकता है गर। एकाच, एकाच कैसे, एकाच को कैसे समझना है? यहां पर अच के आगे और पीछे वाले जो हल वर्ण हैं उनको भी एकाच में गणना करना है तुम्हें। मैं क्या कह रहा हूं और इसको फिर से बता रहा हूं। ये जब मैं हमने कहा एकाच, धातु का अवयव एकाच, तो उस अच से आगे और पीछे वाले जो हल हैं उनकी भी गणना उसमें करना है। जैसे गर्दभ, यहां पर एकाच देखेंगे, इसमें दो अच हैं, लेकिन धातु का अवयव एकाच हमें झषंत चाहिए। तो धातु का अवयव एकाच एक तो हो जाएगा गर इति, ऐसा एकाच, और दूसरा हो जाएगा दव, जो यहां दव लिखा हुआ है, वो क्या है? धातु का अवयव है ना? जी। अच्छा, दव को अब चेक करो, क्या ये धातु का अवयव एकाच जो हमने छाटा दव, क्या यह झषंत भी है, अर्थात इसके अंत में झस प्रत्याहार वाला वर्ण भी है? तो हमने है। देखा जी, ये भ एक ऐसा वर्ण है जो कि झष प्रत्याहार में आ जा रहा है। जी। अच्छा, दूसरा एक और इसमें एकाच था, धातु का अवयव एकाच, इसमें जो हमने एक और रखा था गर। गर, अब गर क्या है? वो भी धातु का अवयव है ना? जी। धातु का अवयव मतलब उसका एक हिस्सा, लेकिन इसके अंत में र है जो कि झष प्रत्याहार में नहीं आता है, जी। क्योंकि हय वरट में र पहले छूट छूट गया होता है। तो इस जी। धातु में दो एकाच हैं, एक तो गर, एक दव। गर जो है झषंत नहीं है, दव एक इस प्रकार का एकाच है, एकाच मतलब इसका एक हिस्सा है। धातु का भी एक एकाच दव ऐसा है कि जो कि झषंत भी है। जी। क्या ही बात समझ में? जो कैसा है? जशंत भी है। झषंत भी है। अच्छा, तो उसके बस को भस हो जाएगा, जी। उसके बस को क्या हो जाएगा? भस। आज व्याकरण वाले लोग तो ढंग से सुने इस पाठ को, उसके बस को भस हो जाएगा। तो बस, बस को भस हो जाएगा। अच्छा, तो बस में कौन आ गया? बस में आ गया द, जो हमने एक का छांटा जसंत, उसका बस कौन है? द, और भ में दा। से बस कौन है? बस प्रत्यार वाला जी। दा। द है, तो जी। उसके बस को हो जाएगा भस। तो बस को भस क्या होगा? धा। तो जी इस द को हो जाएगा, ये ध हो जाएगा। कब? से ध्वे पदांत में से कुछ होना चाहिए, तो जी। पदांत होगा तो हो जाएगा। यहां जी। पर ये सूत्र बड़ी आसानी से प्रवृत्त हो गया है, आप समझ लिए होंगे कि किस प्रकार से करना है। अब आ जाइए बगल में जस्ट, जहां पर आपको इस सूत्र को प्रवृत्त कराना है। ये क्या है? तो आपकी दुह धातु अभी जो पढ़ रहे थे वही, ठीक है जी। जी। तो आ जाइए यहां पर भी देख लीजिए। तो एकाचो वजन शब्द दो का शर्त यहाँ कैसे घटाइए कि धातु अवयव एकाचा। धातु क्या है? तो हमने बताया धातु है यहाँ पर दुह प्रपूर्णे धातु, है ना? अच्छा, गर्दभ में कौन सी धातु है? लवलीन जी पूछ रही हैं। यह गर्दभ, यही टोटल धातु संज्ञक है। मैंने क्या कहा? ये नाम धातु है ना? जो गर्दभ, जो गर्दभ आप समझती है ना गधा, वही है इसका अर्थ। पर थोड़ा अर्थ क्या चेंज करना है कि जो गधे की तरह आचष्टे अर्थात आचरण करता है वो गर्दभ कहलाए, है। वहां पर इसके रूप भी बनेंगे,
जहां नाम धातु में आएगा। तो यहां पर यही धातु है टोटल, गर्दभ, यही। ठीक है। जी। हाँ, तो इसलिए दब के भस को बस हो जाएगा। तो अब क्या होगा, ये जो दा है ना, ये धा में बदल जाएगा। ठीक है। जी। चलो, एक तो आपने यहां ये समझ लिया। अब आ जाइए ये वाला प्रसंग समझो, इधर वाला। एकाचो भसो, एकाचो बशो भस झषंतस्य सिद्धो। इस सूत्र को आप फिर से घटाते, इस साइड में भी देख लीजिए जहां पर आपको ये लगाना है फिलहाल। तो धात्वयवस्य एकाचः वसो भस झषंतस्य वसो भस। धातु का अवयव एकाच झषंत होना चाहिए। चलो चेक करते हैं सब कुछ। धातु क्या है, दुह धातु। हमारी यही तो स्थिति चल रही है। दुह आगे सु, सु का स था, स का लोप कर दिया है, हल्ग्यादि लोप। ठीक है। जी। हाँ हाँ, ये सब कर लिया है। और हा को भी जी। आपने क्या कर लिया है, हा को कर लिया है घ, है ना। मैं यहाँ घ नहीं लिख पाया हूं जी, आप इसे बाद में घ भी समझना यहाँ। ठीक है, क्योंकि हमने दादेर धातु घ लगा दिया है ना, जी। तो ये घ में बदल गया है अब। चलो, तो ये हा जो है घ में बदल गया। चलो, अपनी धातु क्या है, दुह धातु। ठीक है। धातु का अवयव एकाच, धातु का अवयव एकाच। अवयव एकाच। तो कहते हैं जी धातु का अवयव, धातु तो समझ में आ गई दुह, ठीक है ना। जी। उसका अवयव एकाच, उसका अवयव एकाच, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि यहां पर जो धातु है वही तो एकाच है। मैंने कहा एकाच की गणना कैसे करनी है, उस अच से पहले का एक हल वर्ण और एक हल वर्ण उसके बाद का। तो हमने कहा धातु है दुह और धातु का अवयव एकाच। धातु का अवयव एकाच क्या है जी यहां पर? यहाँ पे शुभा कहाँ है? तो कहा यहां पर तो धातु का अवयव, एक जो धातु है वो खुद ही धातु का अवयव एकाच है। क्यों? क्योंकि उससे कुछ अलग होता तो सही। जैसे गर्दभ में क्या हो जा रहा था, एकाच बड़ी आसानी से मिल गया था। मैंने हमने खोला था, का तुमने एक हिस्सा दभ है, एकाच मिल गया था आसानी से। गर्भ भी मिला था लेकिन वह किसी कारण से हटा दिया गया। ठीक है। जी। अब यहां पर जो धातु है, अब धातु का अवयव उससे कुछ अलग तो है नहीं। ठीक है। जी। तो इसलिए क्या कहते हैं कि धातु का अवयव एकाच व्यपदेशीवद भावेन है। एक मतलब व्यपदेशीवद भावेन धात्वयव एकाच झसंत वही रहेगा, दुख। तो धातु का अवयव एकाच कौन है, दुह यही रहेगा। कि कैसे रहेगा है? अच्छा, वो झषंत भी होना चाहिए, झषंत को भी पहले घटा लो। धातु का अवयव एकाच झषंत कौन है, कि धातु का अवयव एकाच झषंत यही है, दु घ। यहाँ हा की जगह क्या कर लेना आप, जो है घ, घा। क्योंकि घ घ करके प्रवृत्ति करा दी है तो आपको ही झषंत मिल जाएगा, क्योंकि आपने दादे धातु घ लगा दिया है। क्योंकि आप ऐसे झषंत घटाओगे ना हा में, तो हा चूंकि झष प्रत्यार में नहीं आता है, तो हकार को घकार करके इसे घटाना। ठीक है। जी। तो धातु का अवयव एकाच झषंत, यहां दुघई मिला। जी। तो क्या हुआ, ये क्या ये सूत्र प्रवृत्त हो पाएगा कि नहीं? क्यों? क्योंकि देखो जी, धातु और धातु के अवयव ये दोनों अलग अलग चीजें होती हैं। जैसे आपकी गर दव, ये टोटल इतनी धातु थी, इसका अवयव मतलब एक हिस्सा था दव, वैसा दुह में नहीं सिद्ध हो पा रहा है। यहां पर क्या हो जा रहा है कि धातु है आपकी दुह और उसका अवयव एका झसंत कुछ उससे अलग होना चाहिए, पर वो अलग नहीं है। वही का वही, सेम डिट्टो है, वही का वही धातु का अवयव एका झसंत मानिए। कैसे? यहां तो कुछ है ही नहीं, तो कह रहे हैं कि व्यपदेशी वद भाव से मानिए। इसलिए क्या लिख दिया यहां पर, व्यपदेशी वद भाव ही ना है। तो क्या व्यपदेशी वद भाव क्या होता है? तो व्यपदेशी वद भाव का इधर लिख दिया है, ये देख लीजिए कि व्यपदेशी वद भाव का मतलब होता है अमुख्य मुख्यवद व्यवहार। अमुख्य में हम मुख्य की तरह व्यवहार कर लेना।
जैसे दुह ये धातु है शुद्ध रूप से, जी, और धातु खुद का अवयव ऐसा एकाच कैसे संभव हो सकता है कि जी इसलिए तो अमुख्य में मुख्य की तरह व्यवहार कर लिया है। तो जैसे मुख्य में व्यवहार किया जाता है मुख्य स्थल में, जैसे दभ में हमें सब चीज अलग अलग मिल गई, गर्धव में यहाँ पर धातु गर्धव ऐसा मिल गया अलग से, और धातु का अवयव एकाच दभ अलग से मिल गया, झषंत है जो धातु का अवयव एकाच झषंत दभ ऐसा अलग से मिल गया, ऐसा यहां नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, तो इसलिए जी, क्या क्या हो जाएगा यहां पर व्यपदेशी वद भाव के द्वारा हम अमुख्य स्थल में मुख्य की तरह व्यवहार कर लेंगे। अमुख्य स्थल हो गया आपका दुघ, इसमें मुख्य की तरह व्यवहार करेंगे, अर्थात जैसे एकाचो बसोव झसंत सद्दो गर्धव इसमें बिना विपदेशी वद भाव के आसानी से घट जाता है। तो ये तो हो गया मुख्य स्थल, और ये वाला जो स्थल हो गया वो कैसा हो गया, अमुख्य स्थल। मुख्य स्थल का मतलब जहां पर बिना विपदेशी वद भाव के सूत्र प्रवृत्त हो गया है वो उसका मुख्य स्थल है, और जहां विपदेशी वद भाव करना पड़ा उसको कहा जाएगा वो अमुख्य स्थल है। तो इस अमुख्य में मुख्य की तरह व्यवहार कर दिया तो क्या हुआ, जो दुह ऐसा जो धातु था, तो वही जो धातु था उस धातु को ही धातु का अवयव एका झषंत मान लिया गया, जिसके कारण से यहां पर क्या हो गया, यहां पर भी ये हो जाएगा भष भाव। इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं, भष भाव। ये सूत्र क्या करता है, भष भाव, अर्थात बस को भष करता है। ठीक है, इसलिए कहा व्यपदेशी वद भावे ने यहां सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो इसलिए इस द को क्या हो जाएगा, ध हो जाएगा, धु। जो दुह था वो बन जाएगा दुघ, क्योंकि आ को भी घ हो गया तो दुघ ऐसा बन जाएगा। कितनी बात समझ में आई, थोड़ा बताइए विद्वानों, तो फिर आपको कहते हैं कितनी बात समझ में आई है। धातु का विवेका झषंते समझ में आई बात। जी, आ विपदेश गई। भाव, अच्छा ठीक है। विपदेशीवत भाव क्या होता है, मुख्य मुख्यवत व्यवहार। आपने भी वो सुना होगा कि देवदत्त से एक ही पुत्र, देवदत्त के एक ही पुत्र है, तो उसी को हमें क्या मानना पड़ता है कि वही बड़ा है, वही छोटा है, वही बीच का है, शैव ज्येष्ठा शैव कनिष्ठा मानना पड़ता है ना। ऐसे ही दुह धातु में ही हमें क्या करना पड़ेगा, जो धातु संज्ञक है जितना अंश उतने में ही हमें अवयवत्व का आरोप करना पड़ेगा। हाँ हाँ, अमर कुमार जी क्या कह रहे हैं बताइए। जी महोदय, नमो नमः। नमो नमः। महोदय आप अब ये कहना चाह रहे हैं कि दू में जो ह को ध मतलब कि लिखना नहीं है, केवल द को ध होगा, हाँ, द को ध होगा, बिल्कुल बिल्कुल। और ह को कुछ नहीं होगा कि हा को केवल तो उसको अभी कर मात्र। दिया ना आपने, हा को तो अभी आपने इसको दादेर धातु घ से घ कर लिया है, अभी इसकी पूरी प्रक्रिया तो अभी बची है, शेष क्या क्या बनेगा। अच्छा अच्छा, जी जी महोदय, वही पूछना हा है को तो। तो घ होगा, अभी आपने दादेर धातु का प्रवृत्त करा दिया है ना। जी जी, तो दूध हो गया ना, तो महोदय तो दोनों मिलेगा तब तो। वही ना ये झषंत बनेगा। जी, ठीक है, तो दूध कहलाएगा ना महोदय, हाँ दूध। तो धुग कहलाएगा, धुग बाद में जब हा, जी हा जी तो जी द को धा हो जाएगा तो। जी महोदय, ठीक ठीक है अभी महोदय। तो आगे भी है। ठीक है, ओके ओके, ठीक है महोदय, तो धन्यवाद। ये एक तरीका था, इस तरीके से इसको घटाया है। अच्छा हाँ हाँ हाँ, अच्छा कुछ लोग अब एक मत समझ गए ना, अब दूसरा मत अभी बताएं कि भूल जाओगे क्या उसको, ये बताओ। दूसरे लोग कुछ इस तरीके से घटाते हैं, वो इस दूह में एकाच को खोज निकालते हैं। ठीक है ना, वो वो लोग कैसे खोजते हैं उनका तरीका सुन लीजिए, हालांकि कितना वो है, वो ये कहते हैं कि दूह में भी दो संभव हो सकते हैं। यहाँ पर भी जैसे एकाच जो है वहां, जैसे हमने वहां पर दो एकाच कर दिए थे ना, एक तो दव और एक गर, जी, ऐसा एकाच बना दिया था। उनका कहना है नहीं ऐसा हो जाएगा, एक तो एकाच हो जाएगा दूह में,
और एक एकाच हो जाएगा ओघ। सुन लीजिएगा इस वाले पाठ को भी, हमें एक टीका में मिला ये भी। एक हो जाएगा उग, सॉरी उघ, हाँ हा को घ कर लो, ठीक है। जी अब हा को तुम घा समझना है। अच्छा, अब क्या हो जाएगा? दो अच हो गए। अब देखो, अब ये निकाल लिया हमने, तो अब यहाँ पर अर्थ क्या है? धातु का अवयव एकाच जी है, धातु का अवयव एकाच झषंत। तो ये जो हमने निकाला अलग से दू, ये तो झषंत नहीं है, पर जी क्या दू, ये तो दू में ऊ है ना, ये तो जी ऊ अंत वाला है, ये झषंत नहीं है ये वाला एकाच, यदि ऐसे निकालोगे तो है। पहले वाले में क्या किसका भाव है कि पहले वाला झषंत नहीं है। जी अच्छा, यदि ऐसे कोई उघ को यदि ऐसे निकाले, ऐसे भी एकाच निकालने की एक तरीका है, तो क्या उघ उघ ये झषंत तो हो जाता है, लेकिन इसमें क्या है, बस को भस करता है, पर इसमें कोई बस नहीं मिलेगा। फिर वो सूत्र क्या करता है? बस को भस। और बस में कितने अक्षर आते हैं? ब ग ड द। चार। अब यहां पर तो कुछ भी नहीं है, पर इसमें अब इसमें जो है बस का अभाव मिला, कि बस कोई तो बस करना है, तो इसमें बस का अभाव मिला। तो ऐसे करके जो एकाच का करते हैं वो भी संभव नहीं हो पाएगा, कदाचित ऐसे करेंगे तो वो भी नहीं संभव हो पाएगा। इसलिए क्या सही तरीका है कि हम दुघ को क्या माने? धातु, और इसी को मान लीजिए आप विपदेशी पद भाव से धातु अवयव एकाच झषंत मान लीजिए, आको घा करके। ऐसा मानने से क्या हो जा रहा है कि सूत्र की प्रवृत्ति हो जाएगी। तो धातु का अवयव अब घटा लीजिए, दूह हो गई धातु, धातु का अवयव एकाच हो गया दूह, वो झषंत भी है, यस वो झषंत भी है, ठीक है। जी उसके क्या हो जाता है? बस को भस हो जाता है। अब इस दू घ में बस कौन है? द है बस, जी तो इसको भस कर देना, तो द को क्या हो जाएगा? ध कर देना, तो हो जाएगा दू घ। बात आ गई समझ में? जी इतनी बात इसमें समझानी थी, अब कुछ नहीं, आगे तो लट्टू पेड़ा मेवा की तरह है पूरा पाठ, आगे सुन लीजिए। है इसी बस एक जगह जोर लगाना था, क्योंकि इसके समझने में बड़ी दिक्कत होती है व्याकरण के छात्रों को भी। तो चलिए अब समझ जाइए आप फटाफट। तो अब क्या कर लिया आपने? हा को कर लिया, हा को तो घा पहले ही कर लिया था, इस दा को भी धा कर लिया था, कर लिया। अब तो स्थिति बन जाएगी धू घ, कब गई? एकाचो बसो भस के बाद धू घ ऐसी हो गई ना। जी अब क्या करिए, वही पुराने काम आप जानते हो, हल संधि के, हल संधि को जगा लो अपने, जागृत करो उसका पाठ करके, ठीक है, भूल भाल ना गए हो भाई। जी तो झलाम जसोनते पद के अंत में जलों को जस होता है, ये पदांत है, आप जान चुके हो इस बात को कल से ही, जी है उससे पहले से भी जान रहे थे। तो तो क्या हो जाएगा? पद के अंत जलों को जस, तो झल में घा आ रहा है कि नहीं? यस आ रहा है घा, उसको जस करना है। तो घा को जस क्या होगा? तो घा का कंठ ज ब ग, तो गा का कंठ है जस में से, आपने ग कर दिया, तो स्थिति बन जाएगी धो ग। जी अब गा के बाद अवसान है, कुछ खाली जगह सूखा लोप कर दिए थे आप, साजो लाए थे, कुछ भी नहीं, चल तो इसलिए क्या सूत्र लगा देना? वाव अवसान है, अवसान में जलों को चर हो जाता है, तो चर का मतलब प्रथम वर्ण कर देना है, तो जी ग का प्रथम चर हो जाएगा क, जी तो क्या रूप बन जाएगा? धुक धुक। और ये कर्ता विकल्प से है, तो एक बार पीछे वाला रूप भी ठीक माना जाएगा, झलाम जसोनते वाला, वो भी धुक सही है, तो दूसरा रूप बन जाएगा धुग, ठीक है। जी आ जाओ फटाफट रूप चला लो, कुछ भी नहीं है, धुक धुग। अब आगे आ जाइए, भूल ना जाइए, दूह शब्द है उसकी, उसका ऐसा लाभ हुआ कि उसका एकदम रूप चेंज कर दिया, कोई समझ ना पाए, ठीक है। हाँ एकदम बदलाव कर दिया, देखो सू में आगे चल दिए, दो दुहऊ दुहा, आगे कुछ करना नहीं है, वो प्रक्रिया हम कल बता चुके हैं। संबोधन में हे धुक हे धुग हे दुहऊ हे दुहा, दुहम दुहऊ दुहा, तृतीया में दुहा। आ जाइए तृतीया के द्विवचन में है, जी
इधर क्या क्या होता है द्विवचन और ये बहुवचन में, आप ये सब प्रक्रिया जान चुके हो, फिर द्वारा से फिर बताते हैं, लेकिन घबराइए नहीं। दुह आगे भ्याम, ऐसी स्थिति रहेगी, जी ठीक है। और भ्याम के परे रहते क्या है, भ्याम चूंकि देखो इधर ये हलादी विभक्ति है, तो इस समय दुह की भी संज्ञा हो जाएगी, पद संज्ञा, किससे, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से। तो अब क्या होगा, ये दुह जो है ना, ये भ्याम के परे रहते ये दुहवी पद कहलाएगा, कल की बात को दोहरा रहे हैं। जी और आपका दुह भ्याम ये सुप्तिगंतम पदम से पद है, अर्थात पद संज्ञक है। और तो अभी तो हम पहले वाले पद को लेकर के यहाँ काम करना है हमें। तो क्या कर लेते हैं हम कि होढ़ा सूत्र प्राप्त था, लेकिन दादेर धातो घा ने बांध लिया, तो हा को तो घा करना है, ठीक है। जी और एकाचो भसो भस संतश शद्धो, इस सूत्र द्वारा क्या करना है, व्यपदेश पद भाव से बस को भस भाव करना है यहाँ पर। तो बस जी। मतलब द को ध करना है, तो कर दिया जी हमने। तो क्या स्थिति बन जाएगी, धो, हा को कर दिया घ, धोग और भ्याम तो आगे है ही, धोग और भ्याम। अब यहाँ पर पदांत है, ये पद के अंत में है ये धोग, क्योंकि इसकी पद संज्ञा कर चुके हैं हम स्वादिष्ट सर्वनाम स्थानीय सूत्र के द्वारा। जी तो पद संज्ञा हो जाने से क्या हो जाएगा, झलाम जसोनते, पद के अंत में जलों को जस हो जाता है, तो घा को किस में बदल जाएगा, घ बदल जाएगा अब ग में। तो इसलिए देखो यहाँ पर लिखा है यही प्रक्रिया, दू, दू को तो धू हो जाएगा, फिर क्या ये हा को, और हा को क्या क्या होगा वो सुन लो, हा को होगा घ और घ को होगा फिर ग, इस तरीके से है। मतलब पहले तो दादिर धातो घा और फिर आपका जलाम जशोनते, तो कर दिया आपने, तो क्या रूप बन जाएगा, धुगभ्याम धुगभी, चतुर्थी आ जाइए, दुहे है, और इधर तो फिर क्या है, धुगभ्याम धुगभ्या, और पंचमी दुहा धुगभ्याम धुगभ्या, षष्ठी दुहा दुहो दुहाम, सप्तमी एक वचन दुही दुहो, वही बन गया धुक्षु। कैसे बन गया जी, ये तो बड़ा ही रूप बदल गया, इसमें तो पता नहीं चल पाएगा है। तो ये सब संधियों का कमाल है और कुछ नहीं, कितने रूप तुम रटोगे, जब संधि नहीं जानोगे तो बिना उसके कोई गति नहीं है। तो चलिए, इसलिए तो मैं कहता था आपसे, जो संधि जानता है वो वैयाकरण है पक्का पूरा। यहाँ संधि का ही काम आप पढ़ रहे हो दनादन, देखो कोई ज्यादा नहीं काम पड़ रहा है। तो दुह सुप, सुप का बचेगा सु, दुह सु, दादेर धातु घा, पहले होड़ा प्राप्त था, लेकिन दादेर धातु घा सूत्र से हकार को घकार किया, क्योंकि धातु आपकी दकारादि है, इसलिए हा को घा हो जाएगा। स्थिति बन जाएगी दु घ शु। अब एकाचो बशो भज दो सूत्र के द्वारा व्यपदेशी भावे ना बस भाव करिए। व्यपदेशी भावे ना वही जो प्रक्रिया आपको बताई है, अमुख्य मुख्य पद व्यवहार, देवदत्त से पुत्र से ज्येष्ठ से कनिष्ठ मध्यम, कोई डाला है। तो धू घ सु, एकाचो बसु बस लगा दिया, दा को धा कर लिया। अब क्या हो जाएगा, दु घ शु। अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी ये दु घ इतना जो स्थल है, ये भी स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से पद संज्ञा है। और मैं जो बार बार जिनको बता रहा हूँ ना, स्वादिष्ट सर्वनाम स्थाने से कैसे पूर्व पद संज्ञक होता है, वो वहां का व्याख्यान एक बार देख ले है। तो यहाँ पर हम आपको लगातार बता रहे हैं कि यहाँ पर पूर्व भी पद होता है और पूरा मिला करके भी सुप्तिगंतम पदम से पद होता है, ठीक है। प्रकृति भाग की पद संज्ञा स्वादिष्ट सर्वनाम स्थान। चलिए, पद के अंत में जलों को जस होता है, पद के अंत में झल, ग झल है क्या नहीं भाई, झलों को वो घ झल था, घ था झल, और उसको झलाम से सुनते लगा दिया तो ग हो गया, तो धू ग, क्योंकि घ का कंठ और ग का कंठ, झलाम सुनते लगा दिया। अब क्या कर दो, खरीच, अब शाम तो है नहीं, यहाँ तो खर पर ही है, होगी तो चर्तु संधि, लेकिन वावस आने द्वारा नहीं होगी, खरीच द्वारा होगी। तो इसमें चर्तु संधि करे फिर, तो क्या हो जाएगा, वो खर परे रहते करता है, तो ध्यान रखिए ना, यहाँ ये सु है ना, ये खर परे मिल जाता है, सु का सा, तो कर दिया खर, चर्त कर दिया तो चर्त हो जाएगा क, तो स्थिति हो जाएगी धो क सु दंत सा है जी। अब क्या है, जैसे ही इधर क हुआ तो एक सूत्र जागृत हो उठा, आदेश प्रत्यय क्या करता था, इण और कवर्ग से पर,
ऐसे कवर्ग मिल गया। सूत्रकार मत भूल जाना, ये बहुत दूर तक मार करता है, मैंने वहां पे भी बताया था। इण और कवर्ग से परे, तो कवर्ग से परे अपदांत आदेश का सकार हो अथवा प्रत्यय का अवयव सकार हो, तो यहाँ पर प्रत्यय का अवयव सकार है, उसको इसने मूर्धन्य में बदल दिया। का के बाद जो दंतेश आया उसको इसने मूर्धन्य में बदल दिया। तो स्थिति क्या हो गई, धुक शु, और ये क और स को जब आप मिलाओगे ना तो एक क्ष बन जाता है, ऐसा नियम है। तो क्या रूप बन जाएगा, धुक्षु। का और सा के संयोग से क्या बना देना है, क्ष। ये, और आपका यूनिकोड में यदि आप टाइप करते हो तो वो भी क और क को हलंत करके जैसी सा लिखोगे वो भी इसको ऐसा ही बना देता है क्ष, तो धुक्षु बन जाएगा। ठीक है, ऐसे करके ये प्रकरण होता है, वो ये वाला रूप होता है यहीं पर पूरे। ठीक है जी। जी। तो अब इसी की तरह कुछ रूप और चलते हैं, इनको भी आप चला के देख लीजिएगा, यदि आप चला पाओ तो अच्छे तरीके से। इसका एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। कल की तरह भी कुछ रूप चलते थे लेकिन वो हम स्क्रीनशॉट ले नहीं पाए। वो ये है कि गोदुह, क्या स्थिति है, गोदुह। तो गोदुह अर्थात जो गाय को दोहता है, ग्वाला। तो गोदुह के रूप कैसे चलेंगे श्याम सुंदर जी, ऐसे ही अभी जो चलाए हैं, जी। है ना। यहाँ पर तो धातु का भी अब एकाच झषंत सब मिल जाएगा बहुत अच्छे तरीके से, बिना विदेशी धातु के सब काम हो जाएगा। यहाँ पर जी। गो में धातु मिल जाएगी दूह, दूह मिल जाएगी, है ना, जी। दुग्धी, ऐसा करके। तो इधर तो बढ़िया तरीके से अजा दूह, इनके रूप ऐसे ही चलेंगे। चलो एक के रूप चला लेते हैं। जैसे गोदू है तो पहले मैं चला देता हूं जिससे आपको तकलीफ ना हो, है ना। जी। और यदि मैं कहीं भूल जाऊं तो भाई बता जरूर देना है। हाँ। आचार्य जी आप कैसे भूल सकते? अरे भाई भूल कोई भी सकता है, कुछ कह नहीं सकते। क्या नाम है, इला पारिक जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं, आप चलाएंगी क्या। हाँ जी, नमो नमः महोदय। अरे नमो नमः, आपको बड़ा स्मरण किया हमने अभी कुछ दिनों। कैसे सर, कैसे? अरे आपका जब रूप चलते थे तो आप रहती हैं तो हाथ खड़ा कर देती हैं, और कोई किया नहीं इन दिनों, इसलिए। अच्छा, तो चलिए आप मैं ही चलाऊं? चला दीजिए, हम और जी, आप मिलके जी। चला देंगे कुछ जगहों पर। जी, तो चलिए। जी। गोधुक, गोधुग, गोदुहो, गोदुहे। बिल्कुल, यहाँ क्या किया हे देखो इन्होंने, ये दकार को धकार कर दिया एक आचो बशो भस के द्वारा, और वो प्रक्रिया वही रहेगी, हा को घ दादिर धातु घ सूत्र के द्वारा करना, और जी। घा को झलाम जसोंते से ग, और वा बसाने से एक बार क, और एक बार पिछला वाला रूप। तो धुक धुक ऐसा ही है ना, ऐसे ही है यहाँ पर, गो धुक गो धुग, ये दो रूप बना लेना। ठीक है जी। हाँ हाँ, सुनाइए, आगे सुनाइए जी। हाँ जी। हे गोधुक, हे गोधुग, हे गोदुहौ, हे गोदुहे। जी हे गोदुहम, हे गोदुहौ, हे गोदुहे इति द्वितीया। हे को हटा हे- दीजिए, चलो द्वितीया में हाँ से, चलो हाँ और सब जी। सही है। तृतीया में दुहौ, चलिए। दुहौ, दुहे। हाँ, दुहा, दुग्भ्याम, दुग्बे। हाँ, दुहे, दुग्भ्याम, दुग्भ्याम, दुग्भे। वेरी गुड। दुहे, दुहे, दुग्भ्याम, दुग्भे। दुहे, दुग्भ्याम, दुग्भे। दुहे, अरे दुहो। आपने गो तो जोड़ा नहीं, गो आप तो गो दुहो दुहे, को। हाँ जी, हाँ जी। गो दुहो, हाँ, गो दुहो, गो दुहाम। हे गो दुही, गो दुहो, गो दुक्षु। हाँ। अब वहां से जोड़िए, गो दुहा, गो धुग्भ्याम, गो धुग। गो दुहा, गो हाँ, दुग्भ्याम, गो गो दुग्भे। दुहा। गो गो दुहे, जी जी। गो दुग्भ्याम, गो दुहे, गो दुग्भ्याम, गो दुग्भे। गो दुहे, गो दुग्भ्याम, गो दुग्भे। धुग्भ्या। गो दुहे, गो दुहो, गो दुह्वाम। गो दुही, गो दुहो, गो दुक्षु इति गो सप्तमी। धुक्षु। हाँ हाँ, बहुत अच्छे। अरे गो वाह, दुक्षु। आपने तो बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए हैं जी, क्या बात है, वेरी गुड। तो अब श्याम सुंदर जी आप चलाइए इसमें अजादुह की। जी। हाँ अजाधुक, अजाधुग, अजादुहौ, अजादुहः। हाँ हे अजाधुक, हे अजाधुक, हाँ हे अजादुहौ, हे अजादुहः। हाँ अजादुहम, अजादुहौ,
अजादुहः हाँ हाँ अजादुहा अजाधुग्भ्याम हाँ अजाधुग्भिः जी अजादुह हाँ अजादुहे अजाधुग्भ्याम अजाधुग्भ्यः हाँ हाँ अजादुहः अजाधुग्भ्याम हाँ, अजाधुग्भ्यः जी जी अजादुहः अजादुहोः अजादुहाम जी अजादुहि अजादुहोः अजाधुक्षु। हाँ बहुत अच्छे, आपने बहुत अच्छे तरीके से रूप चलाए हैं। तो ऐसे ही ये आपको रूप चलाने हैं। आपको कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं आज के पाठ को संबंधित। जी, ये दुहा जो धातु थी हाँ हाँ ये मुख्य नहीं थी, अमुख्य थी। इसमें मुख्य नहीं का नहीं, आरोपण हमने किया विदेशी दुहा धातु तो है, जी लेकिन जो धातु है जी उस धातु का अवयव एकाच कोई अतिरिक्त नहीं है। मतलब जो धातु है वही धातु का अवयव एकाच झषंत है। बल्कि होना क्या चाहिए, सूत्र ये कह रहा है धातु का अवयव एकाच झषंत, मतलब धातु तो कोई और हो, मतलब जो उसका धातु अवयव है उससे अतिरिक्त होना चाहिए, जी जी उससे अलग धातु का अवयव एकाच, जी उससे अलग होना चाहिए। जैसे आपने देखा था, इसलिए हमने पहला वाला वो बताया था ना, गर्धप, जी 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 तो वो इसलिए बताया था कि वहां पर जो है धातु संज्ञक है क्या, गर्दभ, ये जी धातु का अवयव एकाच, तो ये तो धातु है, लेकिन धातु का अवयव एकाच वहां पर हो जाता है दभ, दव जो कि धातु अलग है और एकाच उसमें से अलग से छांट लिया। वैसा इसमें से छांट नहीं सकते अलग से, हमने छांटे भी थे दो तरीके से, आपने भी सुना होगा, लेकिन जी, वो वहां कार्य सिद्ध हो नहीं सकता था। जी इसलिए हमें क्या करना है कि जो धातु जी है उसी को क्या मानना है, अवयव उसी को मानना धातु का अवयव मानना है। समझ गए? व्यवदेशीवत भाव हाँ हाँ, विपदेशी भाव से वही उसी को धातु अवयव एकाच झषंत मानी। जी ठीक है, तो इष्ट सिद्धि हो जाएगी सब। जी तो ठीक है, तो आज का पाठ कैसा लगा? इसमें थोड़ा कुछ बात थी ना, थोड़ा इस प्रकार की लंबी चौड़ी। धांसू धांसू जबरदस्त है, आप इसे जबरदस्त। किताब में पढ़िए, एक समझ में नहीं आता, कितना भी आप उससे पढ़ लेंगे समझ से परे रहता है थोड़ा सा। तो कई सारे चीजों के मिलने से हमने आपको ये समझा पाया है। तो जी चलो आप इसको समझे रहेंगे, दूसरों को समझा देंगे, बस यही है हमारा। जी आज का पाठ यही समापन करते हैं और जी लगते हैं अभी एक स्लाइड वो बनना, वो 2 स्लाइडों में लगभग बनेगा कि इसमें अकारांत शब्द कितने हैं और उसके बाद हय के बाद यकारांत वकारांत हैं, रेफांत शब्द कितने, उसकी एक स्लाइड अभी बनाएंगे, क्योंकि बड़ा आज का ये विषय बहुत ही गंभीर था है। नहीं, ये बहुत अच्छा बनाया है आपने, इतने अच्छे तरीके से इसको नहीं समझ पाए हैं पहले कभी। चलो चलो नहीं, तो कई बार पढ़ ली अभी तक, ऐसा नहीं है, लघु सिद्धांत तो पता नहीं कितने बार पढ़ी है, जी लेकिन जी ये सूत्र को नहीं समझ पाए इस तरीके से। हाँ हाँ, बस मैंने उसे 2 कैटेगरी में इसलिए बांटा कि मैं आपको यदि एक ही जगह करके समझाता कि विपदेशी भावे न यही मान लो ऐसा है, तो मुझे एक तो ऐसा स्थल बताना पड़ेगा कि जहां पर एकाचो बसो बस सूत्र बिना विपदेशी भाव के लग रहा हो बहुत आसानी से, तो इसलिए वो स्थल अलग से बताया कि जहां सूत्र सहजतया प्रवृत्त हो रहा है। बस ये सब टीकाकारों ने लिखे हैं, बस मैं तो एक उनके सूत्र कहे हुए मेरे वचन को को मिल प्रस्तुत करता जाती हूँ। थी। जी क्या कह रहे हैं तुल जी? एक सूक्ति मिल जाती थी, बोले देवदत्त से एक ही पुत्र सैव ज्येष्ठा सैव कनिष्ठा। हाँ 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 देवदत्त से एक ही पुत्र, एक सैव ज्येष्ठा सैव। जी जी लेकिन ये जो हाँ हाँ, चलो बढ़िया है, आप लोग अब जहां भी हैं वहीं जगमगा दोगे व्याकरण को, इतना तो हमें उम्मीद है। ठीक है, जी जी अवश्य। हाँ 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 हाँ। अच्छा, पर इस इन्होंने जगमगाने का सारा श्रेय आपको जाएगा। मेघा जी कुछ पूछ रही हैं, थोड़ा पूछ लीजिए जल्दी से, एक बार उसे बोल दीजिए आप, यदि आपकी आवाज आ जाए तो, कि मैं मैसेज ही पढ़ लूं फिर पूरा। इन्होंने लिखा है प्रथमा में धुक और धुक बना, तृतीया के द्विवचन में धुक व्याम बना, हाँ हाँ धुक का प्रयोग नहीं हो सकता क्या?
मतलब वहां क क्यों नहीं आ सकता? जी वो जी इसलिए नहीं आ सकता, वावसाने अवसान में ही प्रवृत्त होता है, अवसान में ही वो चर्त करता है, जी तो इसलिए वो चर्त करेगा ही नहीं, तो क वाला रूप आएगा ही नहीं। अब बात आई समझ में? अच्छा, चर तो संधि नहीं होगी, जस तो होकर के ही रह जाएगी झलाम सोते से। खरीचा वाला भी चर तो नहीं लगेगा, क्योंकि भ्याम का भ खर भी नहीं, ठीक है, तो चर तो संधि हो ही नहीं पाएगी। मेघा जी बात समझ में आ गई? हाँ, ना तो वहां अवसान है और ना हाँ ही आगे सर, खर परे है, इसलिए धुग भ्याम ऐसा गकार वाला रूप बनेगा। ककार वाला कभी मत बनाना, क्योंकि ना तो वहां अवसान परे है और ना ही खर परे है। ठीक है जी, चलो जी। जी। हाँ, तो चलिए समापन करते हैं फिर, हैं? जी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। सर्वेभ्यो नमो नमः। शुभरात्रि। हर हर महादेव। नमो नमः महोदय। सर्वे